हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि चैनल से जुड़ी हुई जो भी सारी जानकारी है, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज से हम आपके लिए इंग्लिश के वोकेबलरी का भी एक नया वो लेकर आ रहे हैं, लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उसमें हम जो वीना मैम है वो आपको वोकेबलरी पढ़ाएंगे। तो आपके लिए आज से हमने क्या है, तकरीबन 5 से 6 सब्जेक्ट अभी आज आ रहे हैं और मंडे से आपको 1-2 सब्जेक्ट और आपको एडिशन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हम मोटिवेशन कोट जान लेते हैं एक बार। मोटिवेशन मिलती रहे बच्चों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाई कर सकें वो। तो इसमें जो मोटिवेशन में क्या कह रहा है, डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। यानी ये कह रहा है कि जो अपना कल है, आपका बीता हुआ कल है, उसको अपने आज का ज़्यादा समय ना लेने दें। यानी कि अपने आज के समय को वेस्ट ना होने दें। जो बीते हुए कल में आपको कल आपका कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, आप किसी में एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार होता है, सबके साथ होता है। तो मतलब पीछे वाले जो टाइम है उसको अपने आज का समय बर्बाद न करने दें। आज के समय को यूटिलाइज करें और अपने जो आगे वाला फ्यूचर है उसको एक तरह से अच्छा और बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप निरंतर कार्य करते रहें। तो जो क्या है मोटिवेशन कोट, ये किसने कहा था, विल रॉजर्स ने। ये एक्टर है, अमेरिकन एक्टर है। तो इन्होंने कहा था कि अपने बीते हुए समय को, अपने आज का समय बर्बाद न करने दें, उसको समय को ज़्यादा समय न लेने दें। तो चलिए ये रही मोटिवेशन की बात। अभी चलते हैं अपने हमारे जो डेली के लेक्चर के ऊपर। तो हमारा पहली न्यूज़ क्या है, नेशनल अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडियन मैरीन फिश लैंडिंग्स, उन्होंने क्या किया है, जो इंडिया की जो मैरीन फिश लैंडिंग्स है वो 2.1 से बढ़ करके 3.56 मिलियन टन की हो गई है 2019 में। तो ये CMFRI जो एक तरह से उसने न्यूज़ ये क्या की है, उसने ये शेयर की है न्यूज़। और ये इसमें तमिलनाडु ने पूरे इंडिया में क्या किया है, टॉप किया है। तो ये क्या थी, रिपोर्ट आई थी एनुअल मेरीन फिश लैंडिंग्स इन 2019। क्या है, ये रिपोर्ट आई थी सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMFRI के द्वारा ये रिलीज की गई थी। तो जो इंडिया का मेराइन फिश प्रोडक्शन है, यानी कि एक तरह से जो क्या है समुद्री मछली उत्पादन है, वो इंक्रीज हो गया है मार्जिनली इंक्रीज, यानी कि बहुत कम अमाउंट में ये इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज हुआ है 2.1% का जो इंक्रीज इसमें देखने को मिला है। और जो 3.56 मिलियन टन है, जो टोटल अमाउंट जो इंक्रीज हुई है वो हुई है, इंक्रीज होकर के हो गई है 3.56 मिलियन टन, मैट्रिक मिलियन टन हो गई 2019 में, एज कम्पेयर टू 3.49 मिलियन टन इन 2018। तो ये जो अमाउंट 2018 में 3.49 मिलियन टन थी, वो अभी बढ़ करके 3.56 मिलियन टन हो गई है। तो इसमें 2.1% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है हमें। तो ये रिपोर्ट है, इसमें इसके अनुसार क्या है, जो तमिलनाडु है उसने सबसे ज़्यादा जो एनुअल फिश प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है तमिलनाडु में। तो वो कितना हुआ है, 7.7 लाख, जो एक तरह से 7.75 लाख टन्स है। जो उसके बाद क्या है, उसके बाद गुजरात का 7.49 लाख टन्स। और उसके बाद क्या है, ये क्या है, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है तमिलनाडु ने, और सेकंड पोजीशन हासिल की है गुजरात ने। तो क्या है कि इसमें क्या कर रहा है, होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन अर्ली। तो क्या है, जो मतलब 2018 का जो टाइम था उसमें क्या था, जो गुजरात था वो उसने क्या थी, टॉप पोजीशन हासिल की थी। लेकिन अब की बार वो सेकंड पर आ गया है। पहले पर कौन आ गया है, तमिलनाडु जो स्टेट है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, टॉप उसने सबसे ज़्यादा क्या किया, प्रोडक्शन किया है जो मेरीन फिश का है। और केरला क्या है, केरला विच रिटेन द थर्ड पोजीशन। तो इसको क्या है, जो मतलब अभी क्या है, जो थर्ड पोजीशन किसको मिली है, केरला को मिली है। इसको जो 5.4 लाख टन्स का है, इन्होंने एक तरह से अपना प्रोडक्शन किया है, तैयार किया है। मछली जो है एक तरह से मैरीन सीप है, जो समुद्री मछलियाँ हैं, उनकी प्रोडक्शन 5.4 लाख ये केरला ने बनाई है। तो फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन गुजरात, और थर्ड पोजीशन क्या है, केरला। इसमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फिश लैंडिंग्स इन द कंट्री लास्ट ईयर वाज ₹60,881 करोड़ की जो अमाउंट थी टोटल, मतलब इतनी क्या थी, जो एक तरह से एस्टिमेटेड वैल्यू थी, जो फिश वगैरह जो प्रोडक्शन वगैरह हुआ था, तो उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 60,881 करोड़ की जो टोटल अमाउंट है वो निकल कर आई थी, विद 15.6% इंक्रीज ओवर 2018। तो ये क्या है, जो 2018 की जो अमाउंट है उसकी क्या, उससे क्या है 15.6% की इंक्रीज देखने को मिली है। तो क्या है, जो प्रोडक्शन में तो सिर्फ एक तरह से क्या है 2.1% की प्रोडक्शन की इंक्रीज देखने को मिली थी। लेकिन जो ग्रोथ वो क्या है, जो वैल्यू है इसकी, एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि जो अमाउंट वहाँ से बेचने के ऊपर मिली है, या जो फिश की अमाउंट देखने को मिली है, वैल्यू देखने को मिली है, उसमें कितना इंक्रीज है, उसमें 15.6% का इंक्रीज देखने को मिला है 2018 के कंपेरिजन में। तो क्या कह रहा है, जो सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है CMFRI, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका क्या है, ये फिशरी रिसोर्स असेसमेंट डिवीजन ऑफ जो CMFRI है, एस्टेब्लिश द एनुअल मेरीन फिश लैंडिंग थ्रू इट्स ऑनलाइन डाटा कलेक्शन सिस्टम। तो इन्होंने क्या है
कि जो ऑनलाइन डाटा कलेक्शन सिस्टम है उसके थ्रू क्या करता है, ये जो एक तरह से मेरीन फिश लैंडिंग की रिपोर्ट वगैरह तैयार करता है। तो ये इसका जो CMFRI का जो फिशरीज रिसोर्स असेसमेंट डिवीजन है वो इस रिपोर्ट को क्या करता है, तैयार करता है। तो इसके डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर ए गोपालकृष्णन, और हेडक्वार्टर इसका कोच्चि केरला में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या करा है कि जो SERB है, सर्व ने क्या किया है, लॉन्च किया है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, ताकि जो प्रोवाइड किया जा सके प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ताकि जो रिसर्च है, आप आजकल देख रहे होगे काफ़ी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च की जा रही है, जिसमें जो इनोवेशन है एक तरह से जो प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इनोवेशन को, रिसर्च को, उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है कि भी प्रैक्टिकल काम ज़्यादा हो, थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह जो बच्चे हैं वो डेवलप कर सकें और ज़्यादा स्टार्टअप वगैरह डेवलप हो सके। तो इसके लिए क्या है कि 1 जुलाई 2020 को जो एक्सेलरेट विज्ञान है AV स्कीम है वो रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जारी की गई थी। ये लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट्स का जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, यानी कि SERB, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो इसने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था AV स्कीम, यानी एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, साइंटिफिक रिसर्च हो उसको बढ़ावा दिया सके, और प्रिपेयर साइंटिफिक मैन पावर। तो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक मैन पावर, यानी कि एक तरह से ज़्यादा साइंटिस्ट एक तरह से बनाए जा सके पूरे देश में, और उससे क्या हो सके कि देश का विकास हो सके। साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होगी तो क्या होगा, ज़्यादा एडवांस हमारा देश बनेगा। विच लीड्स टू रिसर्च करियर्स एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा, एक तो रिसर्च बेस के ऊपर करियर वगैरह ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट की जॉब निकलेंगी, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च होगी तो ज़्यादा क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा और एडवांस देश, हमारा देश एडवांस हो जाएगा। और इससे क्या होगा, एक तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी बनेगी, क्योंकि सभी को क्या हो जाएगी, एक तरह से नॉलेज हो जाएगी। अभी थ्योरेटिकल पढ़ने से इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन अगर कोई रिसर्च करेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेगा, तो क्या है, लोगों के अंदर नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो इकोनॉमी है वो भी क्या है, अच्छे से बूम कर सकेगी, अच्छे से उसका क्या हो सकेगा, ग्रोथ हो सकेगा। इसमें क्या करेगा, आइडेंटिफाई रिसर्च पोटेंशियल मेंटर्स एंड हेल्प इन ट्रेनिंग और नेशनल स्केल। तो क्या करेगा, नेशनल स्केल यानी राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा, एक तरह से जो पोटेंशियल है, अनुसंधान की क्षमता है किसी के अंदर, क्या कोई टैलेंट है रिसर्च को लेकर के, कोई किसी के अंदर पोटेंशियल है, तो उसको मेंटर करेगा, उनको क्या है, उनकी पहचान करेगा, और उनको राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा, प्रशिक्षण में भी मदद करेंगे। तो ये इस मिशन का मेन मोटिव है कि भी सभी को क्या है, ट्रेनिंग दी जा सके और रिसर्च बेस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ावा दिया सके पूरे देश में। तो एक्सेलरेट विज्ञान वर्क्स ऑन मिशन मोड। तो मिशन मोड पे काम करता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कंसोलिडेशन ऑफ और एग्रीसिएशन ऑफ साइंटिफिक इवेंट। तो क्या है कि जो एक तरह से वैज्ञानिक घटनाएं होती हैं उसके टाइम पे जो समेकन या फिर एक तरीके का काम करता है, यानी कि क्या करता है, मिशन मोड पे काम करता है, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एग्रीगेशन हो सके, और जो कंसोलिडेशन है यानी कि समेकन और एकत्रीकरण हो सके, जो मिशन मोड में काम करता है उस तरह। तो ये क्या है, एक तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बढ़ावा देने के ऊपर बात की गई है। इट हैज़ स्टार्टेड टू कॉल एप्लीकेशंस फॉर द प्रोसेस अंडर अभ्यास स्कीम फॉर विंटर। तो ये क्या है कि इसका विंटर सेशन जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए इन्होंने क्या है, एप्लीकेशन वगैरह जो आवेदन है वो लेने के लिए शुरू कर दिए हैं, और ये अभ्यास स्कीम इनके जो आती है उसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने जो स्कीम है ये इसमें एप्लीकेशन वगैरह लेने शुरू कर दिए हैं। तो जो साइंटिफिक क्या है, जो एक तरह से साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और सेक्रेटरी है प्रोफेसर संदीप वर्मा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक नया इनिशिएटिव जो लिया गया है साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है DFPD के द्वारा उसने एस्टिमेट किया कि 148,938, यानी कि एक तरह से 1,48,938 का करोड़ का जो एक तरह से कॉस्ट आएगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेज अंडर PM जो गरीब कल्याण एक तरह से योजना है, अन्य योजना है, ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2020। तो आपको पता होगा जैसे कि तो 30 जून 2020 को क्या था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने TV के में अपना 4 बजे TV पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि जो एक तरह से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसको पहले तो जुलाई 2020 तक के एंड तक कर दिया गया था कि भी वहाँ तक उसको सभी जो 80 करोड़ के आसपास जो एक तरह से गरीब हैं उन परिवारों में क्या भेजा जाएगा, जो अन्न है वो सबको दिया जाएगा। और अभी क्या कर दिया है उसको, जो 30 नवंबर को मोदी जी आए थे TV पे, तो उन्होंने कहा था कि एंड ऑफ नवंबर, यानी नवंबर के एंड तक ये कर दी जाएगी, जो एक तरह से दिवाली के बाद तक, और क्या है छठ पूजा तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसकी बारे में DFPD ने क्या किया है, एस्टिमेट वगैरह निकाला है कि कितना क्या खर्चा आ सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन का और पल्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो
DFPD क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर क्या करता है, काम करता है। और इसने एक एस्टिमेट निकाला है कि जो फूड ग्रेन्स है, और इसमें क्या आ गया, राइस आ गया, व्हीट आ गया, और पल्सेज यानी कि दालें होगी, उसमें चना दाल होगी या फिर और भी दालें अगर वगैरह प्रोवाइड करनी है, तो उसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके अंतर्गत कितना खर्चा आ सकता है, 1,48,938 करोड़ का जो अप्रोक्सीमेटली खर्चा आ सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ बिटवीन 8 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2020। तो क्या है कि ये जो स्कीम है वो अप्रैल में शुरू की गई थी, क्योंकि 25 जो मार्च को एक तरह से लॉकडाउन जारी कर दिया गया था, तो उसके बाद अप्रैल में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जो गरीबों के कल्याण के लिए लॉन्च की गई थी, उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको पहले अप्रैल से लेकर के जून किया गया, फिर जून से लेकर के उन्होंने जुलाई भी कर दिया था, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ा करके क्या कर दिया, नवंबर 2020 तक कर दिया है। तो इसका टोटल एस्टिमेट आता है 148,938 करोड़ का अप्रोक्सीमेट इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि इतना खर्चा इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसमें प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है उसके बारे में जान लेते हैं। अन्य योजना है, तो इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स कौन से हो गए, अप्रैल मई जून, तो जून तक के लिए इन्होंने लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या गया था, जो 5 kg फ्री वीट है या राइस, आप राइस लेना चाहते हो राइस ले लिए, या फिर वीट लेने गेहूँ लेना है तो आप गेहूँ ले चुके, और उसके साथ क्या है ले सकते हैं। और उसके साथ 1 kg क्या है फ्री वोल चना यानी पल्सेज हैं एक तरह से दालें, वो आपको मिलेंगी। तो ये हर फैमिली को मिलेगी, पर मंथ मिलेगी, और क्या है कवरिंग इसमें 80 करोड़ से तकरीबन क्या है गरीब जो लोग हैं उनको कवर किया जाएगा, जो कि जो एक तरह से जो इम्पैक्ट है लॉकडाउन का इम्पैक्ट है कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से जो जिनके ऊपर असर पड़ा है कि भी उनको खाने के लिए पैसे वगैरह नहीं है उनके पास, क्योंकि जो रोज़गार वगैरह है वो सब बंद हो चुका था। तो उसके लिए क्या है, जो एक तरह रोज़गार का साधन है वो बंद होने से क्या है उनके खाने के लिए क्या है प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए क्या किया, जो प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना को एक तरह से बढ़ावा दिया, और वो अभी क्या कर दिया उन्होंने नवंबर 2020 तक भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर कौन है, रामविलास पासवान है, इनकी कंस्टिट्यूंसी हाजीपुर बिहार से। और डिपार्टमेंट ऑफ फूड, डिपार्टमेंट कौन से इसमें इन्वॉल्व है, जो एक तरह से जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये दोनों डिपार्टमेंट इसके लिए क्या है, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का काम करेंगे एक तरह से, तो इसको लागू करने का काम करेंगे जिस स्कीम को, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो कमेटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ टू स्टार्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्रॉम जुलाई 4, 2020। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है उसने क्या किया है, उसने एक रिपोर्ट जो एक तरह से एक अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी की 4 जुलाई को ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो सेंट्रल कमेटी है रिफॉर्म्स के लिए जो क्रिमिनल लॉ में से रिफॉर्म्स के लिए सेंट्रल कमेटी बनाई गई है, उसको क्या है उसकी जो कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा बनाई गई है। तो इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी हैं, वो किसके हैं मिनिस्टर हैं। तो ये करेगी, तो 3 मंथ का जो लॉन्ग ऑनलाइन कंसल्टेशन है यानी ऑनलाइन सुझाव वगैरह ये लेगी। तो इसमें एक तरह से पहले सुझाव वगैरह ले जाएंगे सभी से, कि 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि जिसको सुझाव देने के भी क्या क्या जो इसमें रिफॉर्म किए जा सकते हैं क्रिमिनल लॉ में, उसके बारे में सुझाव लिए जाएंगे, और ये ऑनलाइन सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद क्या है, ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपेगी, और फिर सरकार के ऊपर है कि उसमें से क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशन वगैरह माननी है, और क्या क्या इसमें चेंजेस वगैरह करने हैं जो क्रिमिनल लॉ है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस एक्सरसाइज का, टुगेदर ओपिनियंस बाय कंसल्टिंग विद एक्सपर्ट्स एंड कॉलेटिंग मटेरियल फॉर देयर रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो इन्हें क्या, जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपनी है उसके लिए क्या है एक तरह से जानकारी वगैरह इकट्ठी करनी है, और ओपिनियन वगैरह लेने, जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं जो इस फील्ड के क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं या फिर जजेस वगैरह हैं, तो उनके ओपिनियन वगैरह लेकर के सरकार को रिपोर्ट जारी की जाएगी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ताकि सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सके, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर जो एक तरह से अपना जो काम है वो कर सके, तो लॉ वगैरह बनाना हो जो भी इसमें रिफॉर्म वगैरह करने हैं। तो कमेटी इज हेडेड बाय रणबीर सिंह, वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, उसके क्या है वाइस चांसलर है, कौन वाइस चांसलर रणबीर सिंह है, उनको क्या बनाया गया, इसका हेड बनाया गया, इस कमेटी का हेड बनाया गया है। तो होम मिनिस्टर के बारे में बता लिया मैंने, अमित अनिल चंद्र शाह, कंस्टिट्यूंसी इनकी गांधीनगर गुजरात में, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यहाँ इसके जो होम मिनिस्ट्री के होम अफेयर्स के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वो है नित्यानंद राय। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है, अप्रूव किया है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड HFCs यानी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन थ्रू SBI कैप एज SPV। तो ये जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जारी की गई है NBFCs और HFCs के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ, इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो 1 जुलाई 2020 को क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दी थी स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन। तो इसमें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस एक तरह से क्या है कॉर्पोरेशन कंपनीज़ हैं और हाउसिंग बैंक फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनके लिए क्या है ये स्कीम जारी की गई है।
तो इसमें क्या है, एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, तो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एक जारी किया जाएगा उसमें किसके फॉर्म में, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के फॉर्म में। क्या इसको मतलब क्या है, जो NBFCs हैं या फिर जो एक तरह से क्या है HFCs हैं, उनको अमाउंट जारी की जाएगी, स्पेशल लिक्विडिटी दी जाएगी। जो एक तरह से स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है उसके तहत जो ट्रस्ट सेटअप किया गया है, ट्रस्ट किसके द्वारा सेटअप किया गया है, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के द्वारा, SBI कैप के द्वारा क्या है ये ट्रस्ट है जारी किया गया है, उसके द्वारा क्या है इनको लिक्विडिटी जारी की जाएगी। तो ये SBI कैप क्या है, एक सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है जिसके थ्रू क्या है जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है। तो इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट द फाइनेंस प्रोवाइडेड टू द NBFCs अंडर दिस स्कीम शुड बी यूज्ड टू रीपे एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज एंड नॉट टू एक्सपेंड एसेट। तो क्या कि मतलब इसके जो स्कीम वगैरह इसमें जो फाइनेंस प्रोवाइड की जाएगी, इसमें जो अमाउंट उनको NBFC या HFCs को दी जाएगी जो एक तरह से लोन के तौर पर, तो उसमें क्या है उनको वो क्या कर सकते हैं, वो जो एग्जिस्टिंग अभी उनके पास लाइबिलिटी यानी कि एक तरह से जो उनके कर्ज वगैरह हैं वो उनको चुका सकते हैं, लेकिन कोई भी एक तरह से ऐसा काम नहीं कर सकते, मतलब उनको एक तरह से लोन वगैरह पे नहीं दे सकते आगे, सिर्फ जो पहले वाले लोन है वगैरह लाइबिलिटीज़ हैं उनको चुकाने के लिए, उनको रीपे करने के लिए इसका अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, ना कि दोबारा लोन वगैरह दे करके अपने जो एसेट्स हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ जो पुराने लोन है उसको चुकाने के लिए, देनदारियाँ हैं उनको चुकाने के लिए इसका किया जा सकता है NBFCs और जो HFCs हैं उनके द्वारा। तो इसका स्कीम की पीरियड क्या होगी, स्कीम विल बी रिमेन ओपन फॉर 3 months फॉर मेकिंग सब्सक्रिप्शंस बाय ट्रस्ट। तो जो ट्रस्ट है एक तरह से जो स्पेशल लिक्विडिटी का ट्रस्ट है उसके द्वारा क्या है वो जो अमाउंट इसके लिए 3 मंथ के लिए वो क्या कर सकते हैं, जो अपने जो स्कीम में सब्सक्रिप्शन करना है यानी उसके लिए अपना अप्लीकेशन वगैरह डालनी है, तो 3 मंथ का उनके लिए टाइम दिया जाएगा। तो टिल September 30, 2020, तो 30 सितंबर 2020 तक क्या है इसका जो अमाउंट है उसका जो स्कीम के लिए एप्लीकेशन जो लगानी है सब्सक्रिप्शन वगैरह मेकिंग करने के लिए क्या है 3 मंथ का टाइम दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का यूज़ किया जाएगा, तो एक तो है कमर्शियल पेपर्स का यूज़ किया जाएगा और एक है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। तो ये दो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किए जाएंगे जिसके थ्रू ये जो अमाउंट है वो NBFCs और HFC तक पहुँचाई जाएगी। तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी फाउंडेशन हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर। गवर्नर है शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर है BP कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एक अभी पोस्ट है अपॉइंटेड नहीं है, वो क्या है अभी पोस्ट खाली है। तो क्या है कि आपको आपने देख ही लिया होगा कि तकरीबन हम 1 महीने से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो तकरीबन डेली एक आधा ही दिन ऐसा रहता होगा जिसमें RBI के बारे में न्यूज़ नहीं आती है। और बैंकिंग से रिलेटेड तो ये न्यूज़ होती हैं, तो इसमें तो RBI की सबसे मेन इंपॉर्टेंस है कि जो भी RBI ने रूल वगैरह निकाला है उससे क्वेश्चन आता ही आता है, और एक आधे बार है जो RBI के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें RBI का जो एक तरह से हिल्टन यंग कमीशन के बारे में बताता हूँ मैं, या फिर इसकी फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर है, ये सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि मैं तकरीबन हर रोज़ एक भी दिन ऐसा मुश्किल से जाता है जिसमें हम RBI के बारे में बात नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एक तरह से न्यूज़ है, तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया एक फैसिलिटी लॉन्च किया, इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के क्या है, म्यूचुअल फंड की हेल्प से आप इंस्टेंट लोन कह सकते हैं ले सकते हैं। तो इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, तो CAMS है उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके क्या किया है, जो इंस्टा लोन अगेंस्ट है म्यूचुअल फंड वो एक तरह से फैसिलिटी इन्होंने लॉन्च की है। तो इसमें क्या फैसिलिटी में क्या कुछ कह रहा है इसमें देख लेते हैं एक बार। तो ये कंप्लीट एज क्या है मैनेजमेंट सर्विसेज के द्वारा इसके साथ इन्होंने मिलकर के लॉन्च की है। तो इसमें क्या एक्सटेंशन है इंस्टा लोन अगेंस्ट शेयर्स। तो इसका पहले क्या थी, इनकी स्कीम थी इंस्टा लोन अगेंस्ट शेयर, तो अभी इसको बढ़ा करके इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी क्या है इसमें जोड़ दिया गया है। तो फैसिलिटी एनेबल्स द रिटेल कस्टमर, तो जो रिटेल के कस्टमर है एक तरह से उनको एक तरह से लोन दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपए तक का इंस्टेंटली लोन दे दिया जाएगा बाय प्लेजिंग देयर होल्डिंग्स इन बोथ डेब्ट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो जो है क्या कर सकते हैं, जो एक तरह से जो रिटेल कस्टमर है वो अपने जो म्यूचुअल फंड है या उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड आ गए या फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड आ गए, दोनों की हेल्प से क्या करते हैं, एक करोड़ रुपये तक का लोन है वो इंस्टेंटली यानी कि उसी टाइम पर ले सकते हैं। उनको कोई क्या है, उनको आगे फिर कोई करोड़ कागज वगैरह की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या इट इज़ फुल, क्योंकि ये क्या है कि इट इज़ फुली डिजिटल है और पेपरलेस फैसिलिटी है। इट है एम्पावर्स कस्टमर्स टू गेट दिस लोन एंड ओवरड्राफ्ट। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरफ के तौर पर क्या करेगा, इनको जो लोन वगैरह है वो प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ ही मिनटों में इसको विद इन फ्यू मिनट्स को प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट हैविंग एनी विजिट टू ब्रांच और सबमिट फिजिकल डॉक्यूमेंट। तो क्या क्योंकि ये जो एक तरह से पेपरलेस है और फुली डिजिटल है, तो इसमें ब्रांच वगैरह में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और उसमें अपने जो डिटेल्स वगैरह हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के वो प्रोवाइड करके आप 1 करोड़ रुपये तक का लोन है वो एक तरह से ले सकते हैं ICICI बैंक के थ्रू। तो ये कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विस के साथ मिलकर के इन्होंने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है वो स्कीम है वो जारी की है।
तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO इसके संदीप बख्शी जी। तो इसके बारे में भी तकरीबन हर दूसरे दिन न्यूज़ आती रहती है ICICI बैंक के बारे में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड न्यूज़। तो अवार्ड्स जो मोन डिस्ट्रिक्ट है, मोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको 3 स्कॉच अवार्ड्स मिले हैं इन 65th स्कॉच समिट। तो 65th जो स्कॉच समिट हुई थी, तो उसमें क्या है, उसमें जो एक तरह से 3 अवार्ड मिले हैं, जो किसको मिले हैं, जो मोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मिले हैं। तो ये नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोन को 30 जून 2020 को रिसीव 2020 स्कॉच अवार्ड अंडर 3 कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी में इनको अवार्ड मिले हैं। तो ये कौन सा अवार्ड शो था, समिट थी, तो 65th जो अवार्ड समिट थी, इसमें इसको 3, जो मोन डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का, उसको 3 अवार्ड मिले हैं। तो इसमें जो एक तरह से कहा है फ्रॉम समीर कोचर, तो समीर कोचर का एक तरह से ये समिट है, वो एक तरह से उसको समीर कोचर की एक फाउंडेशन वगैरह है, उसने ये अवार्ड वगैरह दिए हैं। तो ये चेयरमैन है अभी स्कॉच ग्रुप के। तो समीर कोचर कौन है, चेयरमैन है स्कॉच ग्रुप के। तो मॉन्स का स्कोच कौन से अवार्ड मिले, एक बार देख लेते हैं तीनों अवार्ड्स के बारे में। तो स्कोच क्रूसिबल अवार्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ऑन स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कोविड-19 रिस्पॉन्स। यानी कि मतलब क्या है कि एक तरह से स्किल डेवलपमेंट हो गया, कौशल विकास हो गया, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, वित्तीय समावेशन हो गया, या फिर जो कोविड-19 के खिलाफ जो रिस्पॉन्स वगैरह है, तो उसको लेकर के तो उसको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव हैं उनके ऊपर क्या है, उनको स्कॉच क्रूशियल अवार्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स के लिए क्या है अवार्ड मिला है इनको, जो मोन डिस्ट्रिक्ट है उसको मिला है अवार्ड। नेक्स्ट स्कॉच क्रूसिबल अवार्ड फॉर इट्स फोकस ऑन मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट थ्रू द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो क्या है कि पहला तो क्या था, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है कि जो एक तरह से ज़्यादा लोगों तक जो फाइनेंशियल सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा सके, तो इसके लिए भी अवार्ड मिला था इनको। तो इन्हें पहला अवार्ड था इनिशिएटिव ऑन स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कोविड-19 रिस्पॉन्स। सेकंड है फॉर फोकस ऑन मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट। तो ज़्यादा बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इन्होंने अकाउंट खोले, तो उसके लिए भी इनको स्कॉच अवार्ड मिला है। तो नेक्स्ट थर्ड अवार्ड किसके लिए मिला, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है इनको फॉर इट्स क्विक एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू कंटेन एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के स्प्रेड को बचाने के लिए और एक तरह से उसको प्रिवेंट, एक तरह से सीमित रखने के लिए इनको क्या मिला, जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है स्कॉच का, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर इट्स क्विक एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स के लिए इनको अवार्ड मिला है। तो इसका इनिशिएटिव भी था होम डिलीवर द एसेंशियल टू असिस्ट द सिटीजन। तो इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं कम से कम वो बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा वो घर पे रहें, और जो डिलीवरी वगैरह है एसेंशियल आइटम्स की, वो सिटीजन्स को क्या है बाहर ना निकलना पड़े, इसलिए भी काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया। तो इनको इसके लिए भी अवार्ड मिला है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो अबाउट स्कॉच अवार्ड के बारे में, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द कंट्री फॉर पब्लिक सर्विस। तो क्या है, बाय ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्कॉच ग्रुप। तो क्या है कि जो एक तरह से मतलब स्कॉच ग्रुप है ये नॉन गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो एक क्या इन्होंने किसी का काम किया, ये पूरे इंडिया का हाईएस्ट एक तरह से अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड कहते हैं फॉर पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस के द्वारा क्या है, पब्लिक सर्विस के लिए कि समाज सेवा का है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो गवर्नमेंट नहीं देती है। मतलब गवर्नमेंट के अलावा जो अवार्ड मिलता है, मतलब जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो तो दूसरा है, पद्मश्री है। लेकिन क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें है जो सिविलियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है सिविलियन को अवार्ड पब्लिक सर्विस के लिए, वो कौन है, हाईएस्ट अवार्ड है स्कॉच अवार्ड। तो स्कॉच अवार्ड का चेयरमैन कौन है, समीर कोचर है, और हेड ऑफिस का गुड़गांव हरियाणा में। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो पुलिट्जर प्राइज़ विनर है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर हैं राज चेट्टी, उन्होंने नेम किया गया है, उनका नाम रखा गया है 2020 जो ग्रेट एक तरह इमिग्रेंट ऑनर्स हैं उनको उसमें अवार्ड दिया गया है। तो जो क्या है, कार्नेजी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क है, तो उन्होंने दो रिनोम्ड इंडियन अमेरिकन्स हैं, उन सिद्धार्थ मुखर्जी और पुलिट्जर प्राइज़ विनर है जो कि, और राज चेट्टी जो इकोनॉमिक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। तो उन्हें 2020 इमिग्रेंट्स ऑनरेरीज के तौर पर क्या दिया है, अवार्ड दिया गया है, यानी 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स, तो उसका सम्मान इनको मिला है। तो जो अवार्ड दिया गया कार्नेजी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, और प्रेसिडेंट कौन है उसके, वर्तन ग्रिगोरियन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन रिलेटेड। तो क्या शशांक मनोहर को उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया आईसीसी चेयरमैन। तो अभी आईसीसी चेयरमैन थे शशांक मनोहर, तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। और इमरान ख्वाजा क्योंकि उसको क्या करेंगे, टेक चार्जर इंटरिम चेयरमैन। तो अभी क्या है, तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया शशांक मनोहर ने, और अभी क्या करेंगे, जो एक तरह से इमरान क्या है ख्वाजा है, वो उनका पोस्ट संभालेंगे एक तरह से इंटरिम चेयरमैन के तौर पर, यानी कि जब तक नया कोई अपॉइंट नहीं होता है तब तक इमरान ख्वाजा क्या करेंगे, उस पोस्ट को संभालेंगे। तो शशांक मनोहर क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रहे थे आफ्टर हिज 2 ईयर टेन्योर। तो इन्होंने क्या है, दो साल का इन्होंने टेन्योर था, हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे, और उनका टेन्योर कब एंड हो रहा था, एंडेड ऑन
उनका टेनर 1 जुलाई को 2020 को एंड हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने अपना स्टेप डाउन कर दिया, यानी कि उस पद से छोड़ दिया है क्योंकि उनका टेनर खत्म हो गया है। तो डिप्टी चेयरमैन जो अभी क्या है, अभी ये क्या थे, चेयरमैन थे, और जो डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, वो अभी इंटरिम चेयरमैन का क्या है पोस्ट पर रहेंगे, इंटरिम चेयरमैन के पोस्ट पर, जब तक कोई नया चेयरमैन क्या है इलेक्टेड नहीं हो जाता। तो शशांक मनोहर वाज इलेक्टेड आईसीसी फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन इन मई 2016। तो ये मई 2016 में इनको अपॉइंट किया गया था। तो ये क्या है 4 साल से, ये क्या है इनका 4 साल का टेन्योर चल रहा है। तो ये फर्स्ट हिज 2 ईयर टर्म्स, तो इसमें जो पीछे हमने देखा था 2 ईयर टर्म्स का मतलब क्या है कि 2 साल का इनका टर्म होता है। तो इनको 2 साल का पहले 2016 से लेकर के 2018 तक किया गया, फिर इनको दोबारा से 2 साल के लिए रीअपॉइंट कर लिया गया था। तो अभी इनका 4 साल का टेनर हो गया। तो 4 साल का टेनर इनका कब खत्म हो गया, 1 जुलाई 2020 को इनका खत्म हो गया है। तो इमरान ख्वाजा क्या वाज इलेक्टेड आईसीसी डिप्टी चेयरमैन इन 2017। तो ये इमरान जो शशांक मनोहर है वो तो 2016 में चेयरमैन की पोस्ट पर आए थे, वही तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे आईसीसी के। और जो इमरान ख्वाजा हैं वो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन बने थे 2017 में। तो अभी वो क्या करेंगे, जो इंटरिम चेयरमैन के पोस्ट पर वो अपना जो इमरान ख्वाजा है वो उनको संभालेंगे। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके सीईओ हैं वो है मनु साहनी। नेक्स्ट न्यूज़ है वी जो सुब्रमण्यम है उन्हें वो बन गए हैं न्यू एमडी ऑफ चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस। तो ये है चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस है, उसके एमडी एंड सीईओ एमडी बन गए हैं वी सूर्य नारायणन। तो 30 जून को ये न्यूज़ आई थी। चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने प्रमोट किया है। तो क्या थे वो, पहले क्या थे प्रेसिडेंट थे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे कंपनी के, जो उसको अभी अपॉइंट किया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। तो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है वी जो सूर्य नारायणन है उनको। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 सक्सीडिंग एसएस जो गोपाला रत्नन है। तो गोपाला रत्नन जो उनको वो क्या थे अभी इसके एमडी थे, तो उनको उनकी जगह अभी क्या कौन लेगा, जो वी सूर्य नारायणन है वो इनकी पोस्ट पर संभालेंगे, जो कि पहले थे प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। तो चोलामंडलम एमएस इंश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं। इसका क्या है, जो जॉइंट वेंचर है मुरुगप्पा ग्रुप का और जो मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी है लिमिटेड जापान की। तो मुरुगप्पा ग्रुप ये इंडिया का, साउथ इंडिया का ग्रुप है, एक उसका कंपनी है, और जो मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये जापान की कंपनी है। तो इन दोनों का क्या है एक वेंचर है, ये एक तरह से जॉइंट वेंचर संयुक्त उद्यम है। तो इसके चेयरमैन कौन है, एमएम मुरुगप्पन है, और जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके वी सूर्य नारायणन बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स कौन है, प्रोफेसर रतनलाल। इसका काफ़ी पिछली बार न्यूज़ भी आया था, बताना आपको किस मामले में इसका न्यूज़ आई थी। जो लास्ट मंथ इसकी न्यूज़ आई थी। तो डॉक्टर उमा लेले हैं उनको इंडिया का यूएन चीफ के तौर पर, यूएन जो चीफ जो साइंटिफिक ग्रुप है इंडिया की तरफ से उनको अपॉइंट किया गया है फॉर 2021 फूड समिट। तो फूड समिट के लिए क्या गया इनको एक तरह से इंडिया की तरफ से जो साइंटिफिक ग्रुप के लिए यूएन चीफ ने इसको अपॉइंट किया है। तो एंटोनियो गुटेरेस कौन है, यूएन के चीफ हैं, उन्होंने प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर उमा लेले हैं, ये क्या है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम इंडिया, उनको मेंबर बनाया है इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप टू ऑफर फॉरमोस्ट साइंटिफिक एविडेंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर ग्लोबल फूड समिट। तो इनको क्या किया गया, जो ग्लोबल फूड समिट होगी 2021 की, तो उसके लिए जो एविडेंस जो एक तरह से कलेक्ट किए जाएंगे सस्टेनेबल फूड सिस्टम के लिए, तो फॉरमोस्ट साइंटिफिक जो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए जो एक तरह से ग्रुप बनाया गया है इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप, उसका एक मेंबर बनाया गया है इंडिया की तरफ से, किसको, डॉक्टर जो रतनलाल है और प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर उमा लेले को। तो इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट फूड सिस्टम। तो फूड सिस्टम के बारे में अवेयरनेस वगैरह फैलाता है ये जो ग्रुप है एक तरह से, और एंड सिस्टम चैलेंजेस टू बी सॉल्व बाय द नेशन। तो क्या है कि जो फूड सिस्टम को लेकर के चैलेंजेस वगैरह हैं उनके खिलाफ अवेयरनेस वगैरह फैलाना, और जो फूड सिस्टम है उसको चेंज करना, ताकि जो सेफ़ है और न्यूट्रिशियस फूड है पूरे ग्लोब पर सभी को क्या मिल सके, मतलब अच्छा से अच्छा खाना मिल सके और सेफ मिल सके और बढ़िया न्यूट्रिशियस एक तरह से पोषक तत्वों की निहीन पौष्टिक भोजन क्या है सबको मिल सके। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स में, और सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंदिरा मनी पांडे है, उनको अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का परमानेंट क्या है रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है इंडिया की तरफ से। तो इसको और अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा, तो जिनेवा में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या है एक तरह से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंदिरा मनी पांडे जी को अपॉइंट कर दिया गया है इंडिया की तरफ से। तो इंडियन फॉरेन सर्विस के क्या ऑफिसर हैं, ये 1990 बैच के ऑफिसर हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये अपॉइंटेड हैं। तो इनको अपॉइंट किया गया इंडिया एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा सक्सीडिंग
राजीव कुमार चंद्र IAFS ऑफिसर ऑफ 1983 बैच। तो क्या है कि इनसे पहले कौन थे, राजीव कुमार चंद्र थे IAFS ऑफिसर 1983 बैच के, और जो इंदिरा मणि पांडे हैं वो है IAFS ऑफिसर 1990 बैच की। तो इनको जो एक तरह से ये क्या है, एडिशनल सेक्रेटरी भी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, तो इनको इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर बना दिया गया है यूनाइटेड नेशन और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा में जिनका हेडक्वार्टर है, उन सभी का इनको क्या बना दिया, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया इंडिया की तरफ से। तो यूनाइटेड नेशन का एंटोनियो गुटेरेस पोर्टुगल के हैं, ये हेड है, सेक्रेटरी जनरल है वहाँ के, और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट है IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो उसने क्या किया है, उसने एक 9 मेंबर की पैनल हेडेड बाय जी श्रीनिवासन, तो जी श्रीनिवासन उसके हेड होंगे। तो एक 9 मेंबर का पैनल बनाया है, तो जो करेगा, स्टडी करेगा सुटेबिलिटी ऑफ श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस इशुएंस बाय इंडियन इंश्योरेंस। जो क्या है, एक तरह से श्योरिटी बॉन्ड नया इंश्योरेंस हो उसके, और उसकी कितनी क्या कुछ उसकी सुटेबिलिटी है उसके बारे में जानने के लिए ये 9 मेंबर का पैनल बनाया गया है। तो ये 1 जुलाई 2020 को ये न्यूज़ आई थी, और इसमें जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी IRDAI है, उसने सेटअप किया है 9 मेंबर का वर्किंग ग्रुप एक सेटअप किया गया है, जिसके चेयरमैन होंगे जी श्रीनिवासन, जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के। तो जो NIA के जो एक तरह से डायरेक्टर हैं जी श्रीनिवासन, उनको इसका ग्रुप का हेड बनाया गया है। आफ्टर द रिक्वेस्ट मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये एक तरह से जो रिक्वेस्ट है इनको IRDAI का तो सौंपी गई थी। तो इसमें क्या है, टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और एनी अदर सेक्टर टू ऑफर श्योरिटी बॉन्ड्स इन इंडिया। तो श्योरिटी बॉन्ड को इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या फिर किसी और इंडस्ट्री में कैसे लाया जा सकता है, या क्या कुछ उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको जानने के लिए क्या है, वर्क ग्रुप है, जो 9 मेंबर का पैनल है, जो वर्किंग ग्रुप है वो बनाया गया है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है एक तरह से हैदराबाद तेलंगाना, और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र कुंतिया। नेक्स्ट न्यूज है एक्विजिशंस और मर्जर से रिलेटेड एक्विजिशन, और US बेस का जो कार्लिले ग्रुप है वो 25% स्टेक हासिल करेगा। जो नेक्स्ट्रा डाटा है वो किसका है, एयरटेल का, भारतीय एयरटेल का है। तो इसमें $235 मिलियन US से दे करके क्या करेगा, एक्वायर करेगा 25% स्टेक नेक्स्ट्रा डाटा में। तो 1 जुलाई 2020 को ये न्यूज़ आई थी। तो जो अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, ये जो कार्लिले ग्रुप है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो 25% स्टेक हासिल करेगा। इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है भारतीय एयरटेल, तो उसका जो डाटा सेंटर बिजनेस है, डाटा सेंटर का बिजनेस क्या है, उसका नाम क्या है, नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड है। तो उसमें $235 मिलियन से यानी कि अबाउट 1780 करोड़ की जो अमाउंट है वो दे करके क्या करेगा, जो एक तरह से इसमें 25% स्टेक वो हासिल करेगा थ्रू ए कंपनी कॉल्ड कंफर्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो कंफर्ट इन्वेस्टमेंट के तो क्या है के थ्रू ये करेगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें करेगा, और $235 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें की जाएगी। विच इज़ एन एफिलिएटेड एंटिटी ऑफ कैप वी मॉरिशस लिमिटेड। तो ये कैप वी मॉरिशस लिमिटेड का एक एंटिटी है जो कंफर्ट इन्वेस्टमेंट 2 है, और ये इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज किए जाते हैं, एडवाइस किए जाते हैं बाय एफिलिएटेड फर्म्स ऑफ कैरेली। तो क्या है, ये कैरेली की क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट फंड की मैनेजमेंट करने के लिए और एडवाइस देने के लिए कंपनी कैरेली की है। तो इन्होंने इसको क्या है, इसके थ्रू ये की जाए, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो की जाएगी, जो स्टेक है वो हासिल किए जाएंगे। तो नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी एक सब्सिडरी है, ये भारतीय एयरटेल की डाटा सेंटर का बिजनेस है, और इसकी भारतीय एयरटेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। MD एंड CEO इसके इंडिया और साउथ एशिया के एक तरह से पूरे ग्लोब उसके क्या हैं, साउथ एशिया और इंडिया के गोपाल वित्तल जी के हैं, इसके एक तरह से MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इंडियन एयरफोर्स और जो CSIO है, उन्होंने डेवलप किया साथ में मिलकर के इंडिजिनियस एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम, जो कि 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर एडजस्ट किया जाएगा, फिट किया जाएगा। तो 30 जून को चंडीगढ़ बेस्ड का जो 3 बेस रिपेयर डिपो है, तो 3 बेस रिपेयर डिपो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, वो इंडियन एयरफोर्स का डिपो है। और जो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिलकर के वहाँ पे क्या तैयार किया है, एक एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो एक तरह से जो टिड्डे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, जो कि हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा। MI-17 हेलीकॉप्टर में वो क्या करेंगे, स्प्रेइंग ऑटोमाइज्ड पेस्टिसाइड, एक तरह से क्या है, मेलाथियन क्या करेगा, ताकि जो अरेस्ट किया जा सके लोकस्ट रेटिंग, यानी कि जो लोकस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए एक तरह से जो स्प्रे है एक तरह से किया जाएगा, वो MI-17 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ये जो सिस्टम है एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम, इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो इसमें दो हेलीकॉप्टर्स विल स्प्रे 800 लीटर्स ऑफ पेस्टिसाइड इन 750 हेक्टेयर्स इन जस्ट 40 मिनट। तो ये क्या कर देंगे, 40 मिनट में ही
तकरीबन 750 हेक्टेयर में 800 लीटर का जो पेस्टिसाइड है वो स्प्रे कर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो 40 मिनट में इन्हें 750 हेक्टेयर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें 800 लीटर का जो एक तरह पेस्टिसाइड है वो स्प्रे करेंगे। तो ये यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने फ्लैग ऑफ किया ए बेल 206 B3 हेलीकॉप्टर फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रॉप थ्रेटनिंग फ्रॉम लोकस्ट इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज ऑफ राजस्थान। तो क्या है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वेलफेयर मिनिस्टर हैं फार्मर के और एग्रीकल्चर के, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने जो पहला एक तरह से बेल 206 B3 नाम से हेलीकॉप्टर है उस पर ये जो सिस्टम वगैरह लगाया गया था तो उसको लॉन्च किया, फ्लैग ऑफ किया। और ये क्या है, राजस्थान के जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे क्या करेगा, लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे वगैरह है वो करेगा। तो इंडियन और एयरफोर्स के बारे में जानने के लिए हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, मोटो इसका ग्लोरी दैट टच द स्काई, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि नभः स्पर्शम दीप्तम। और चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर स्टाफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अभी कौन है, रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट ओबिचुरी से रिलेटेड न्यूज़। तो ओबिचुरी के वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं कौन, एवर्टन वीक्स हैं, उनका देहांत हो गया 95 की उम्र में। तो जुलाई 2020 में 1 जुलाई को इनका देहांत हो गया। जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे एवर्टन डे कुरी विक्स, तो उनका देहांत हो गया क्योंकि क्या है, वो लास्ट मेंबर थे लीजेंडरी 3 Ws के। तो जो 3 Ws था उसके क्या थे, लीजेंडरी क्या थे, एक तरह से मेंबर थे, लास्ट मेंबर थे लीजेंडरी 2 ट्रायो ऑफ क्रिकेटिंग नाइट्स। तो क्रिकेटिंग नाइट्स के ट्रायो था एक Ws 3 Ws का नाम से, तो उनके लास्ट मेंबर थे क्योंकि जो पहले वाले मेंबर थे वो उनका पहले ही देहांत हो चुका था। जो इनका जन्म हुआ था पिकविक कैप बारबाडोस में फरवरी 26, 1925 को। ही वॉज द थर्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैंस क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर। तो ये क्या है, ही वॉज द थर्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैंस टेस्ट क्रिकेटर, यानी जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनमें थर्ड ओल्डेस्ट है पूरे, मतलब अभी तक तो थर्ड ओल्डेस्ट थे, अभी इनका देहांत हो गया है। ये आफ्टर साउथ अफ्रीकन के जो जॉन वाटकिंस हैं और इंग्लैंड के डॉन स्मिथ हैं। तो ये दो क्या थे, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर मैन थे, तो ये थर्ड थे। तो अभी इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, तो अभी थर्ड गया और कोई बन जाएगा जो सर्वाइविंग ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर है। नेक्स्ट न्यूज़ है बुक्स एंड ऑथोरिटी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एम वेंकैया नायडू। तो उन्होंने वर्चुअली रिलीज की एक बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो ये बुक है, इसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो ये वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जो एम वेंकैया नायडू, उन्होंने वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह इसको लॉन्च किया था। 30 जून को ये लॉन्च की गई थी। और जो क्या है, रिलीज की गई थी बुक, इसको ऑथर किया गया है CA जो वी पटाभी राम है, उन्होंने इसको ऑथर किया है, इसको लिखा है इन्होंने। और क्या है, वो क्या है, एक पब्लिक स्पीकर हैं, ऑथर हैं और टीचर भी हैं। तो वर्चुअल इवेंट क्या है, होस्टेड किया गया था ICT अकेडमी के द्वारा। तो ये ICT अकेडमी द्वारा वर्चुअल होस्ट किया गया था। और उसके जो बुक के राइटर हैं CA वी पटाभी राम है। तो बुक के बारे में जान लेते हैं एक बार। बुक कवर्स द न्यू नॉर्म्स इन द की एरियाज ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में क्या क्या नए नॉर्म्स वगैरह लाए जाते हैं, क्या क्या नया नॉर्मल हो सकता है जो एजुकेशन के सिस्टम में है, जो क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या है, लॉकडाउन वगैरह है, तो अभी क्या है, ऑनलाइन ही क्लासेस वगैरह बच्चों की लगाई जाएंगी। तो इसमें क्या कुछ सुधार आ सकता है, क्या कुछ उसमें नया चेंजेस आ सकता है, इसके बारे में इसमें बुक में लिखा गया है। तो जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होगी, लर्निंग मेथड हो गए, नए नए लेबोरेटरीज वगैरह, एग्जामिनेशन वगैरह कैसे लेने हैं, तो उसके बारे में क्या है, इसके बुक में डिस्कस किया गया। थोड़े नए नए रूल्स वगैरह, नॉर्म्स वगैरह इन्होंने बताए हैं। तो अमंग अदर्स विच हैज़ टेकन ए पैराडिगम शिफ्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 की वजह से क्या है, ये सभी इफेक्ट हो चुके थे क्योंकि लेबोरेटरीज वगैरह क्या होती है, स्कूल्स में होती है, एग्जामिनेशन भी स्कूल्स में ऐसे ऑनलाइन वगैरह नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर क्या है, नए नए मेथड, कैसे नए तरीके से एग्जाम्स वगैरह लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो गए, ऑनलाइन लेबोरेटरीज के थ्रू कैसे सिखाया जा सकता है बच्चों को। जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो आपस में क्या है रिलेशन है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है उस संबंध को। और जो लर्निंग मेथड है, नए नए क्या है, जो शिक्षण विधियां हैं, कैसे उनको नए नए तरीक़ों से सिखाया जा सकता है। तो दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन ए सर्वे अबाउट 500 एजुकेटर अक्रॉस इंडिया। तो क्या है, जो 5000 टीचर्स का, एजुकेटर्स का क्या है सर्वे किया गया था, तो उसके बेस के ऊपर क्या है, उसके बेस पे ये बुक बनाई गई है, लिखी गई है। तो इनके ऊपर वो वर पार्ट ऑफ ICT अकेडमी स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज। तो जो स्काई कैंपस का डिजिटल नॉलेज सीरीज़ है, वो एक सर्वे किया गया था स्काई ICT अकेडमी के द्वारा। तो उसके थ्रू क्या है, ये 5000 एजुकेटर से बात की गई और उनसे सर्वे एक तरह से उनकी अपनी राय लेगी, कैसे कुछ जो नया सिस्टम है उसको बनाया जा सकता है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो ICT अकेडमी का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, चेयरमैन इसके लक्ष्मी नारायणन जी। तो आज जो नेक्स्ट न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर है। वर्ल्ड एनर्जी वीक अभी 2020 का चल रहा है, जो ये जून 28 से लेकर के जुलाई 4 तक ये चलेगा। तो वर्ल्ड एनर्जी वीक क्या है, एलर्जी वीक एक एनुअल इवेंट है जो इनिशिएट किया गया वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि जो एलर्जिक डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं उनके, और जो डिसऑर्डर हैं एलर्जिक डिजीज़ के रिलेटेड, या फिर जो प्रिवेंटेड मेजर्स वगैरह लिए जा सकते हैं इन डिजीज़ के खिलाफ,
तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है, और उन्होंने ये इवेंट एक तरह से हर साल ये बनाया जाता है, वर्ल्ड एलर्जी वीक, जो 28 जून से लेकर के 4 जुलाई तक ये बनाया जाता है। तो फर्स्ट एलर्जी वीक ऑब्जर्व किया गया था जुलाई 2011 में, 2011 में ये फर्स्ट एलर्जी वीक, जो वर्ल्ड का फर्स्ट एलर्जी वीक है, वो मनाया गया था। तो इस साल की वर्ल्ड एलर्जी वीक की थीम क्या है? इस साल की वर्ल्ड एलर्जी की थीम है एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। तो क्या है कि मतलब एलर्जी है जिनको, उनकी केयर आप कोविड-19 से रोक नहीं सकते, और क्या है कि जो एक तरह से एलर्जी की देखभाल है वो क्या है कोविड-19 के साथ बंद नहीं होती, और उसको क्या है वो फिर भी चालू रहेगी, वो उसको बंद नहीं करना है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अगर कोई दूर दूर हो रहा है तो, लेकिन उसमें जो एलर्जी है उसका ख्याल काफ़ी अच्छे से रखना पड़ेगा। उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके खिलाफ कैसे प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं, उसके खिलाफ क्या है अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए ये डे है मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, प्रेसिडेंट हैं मोतोहिरो एबिसावा, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो कौन है? ब्रियान मार्टिन, सेक्रेटरी जनरल है मारियो मोरासिस एल्मेडिया, और हेडक्वार्टर है मिलवाके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जान लेते हैं। आज की जो लास्ट न्यूज़ है ओडिशा स्टेट न्यूज़ है। ओडिशा गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है इनिशिएटिव सबुजा ओडिशा, जो इंक्रीज ग्रीन कवर इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जो पेड़ों की पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए इसके, और हरियाली को इंक्रीज करने के लिए एक्सटेंसिव प्लांटेशन के तौर पर जो सबुजा ओडिशा है वो स्कीम लॉन्च की गई है। तो ओडिशा के जो गवर्नमेंट ने हाई लेवल मीटिंग रखी थी, उसके बाद क्या है चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मतलब असित त्रिपाठी की चेयरमैनशिप पे जो हाई लेवल की मीटिंग रखी गई थी, उसने डिसाइड किया कि एक नया इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिसका नाम होगा सबुजा ओडिशा। तो इसमें क्या है जो एक तरह से ग्रीन कवर, यानी कि जो एक तरह से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि हरी भरा हो सके पूरा प्रदेश। तो हरियाली लाने के लिए क्या है ये एक तरह से नया ग्रीन कवर बनाने के लिए ये प्रोग्राम प्लांटेशन की जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें क्या है तकरीबन 1,30,264 हेक्टेयर की लैंड पर क्या की जाएगी प्लांटेशन वगैरह की जाएगी। तो ये वेब बेस्ड सिस्टम विल बी सेटअप और ऑन रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ प्रोग्राम। तो सुपरविजन के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या है एक रियल टाइम का क्या है एक वेब बेस्ड सिस्टम बनाया जाएगा, जिसपे निरंतर तौर पर उसकी क्या उसके जो सुपरविजन वगैरह है और मॉनिटरिंग है वो की जा सके। तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई ये लगता है कि बीच में कुछ चेंज वगैरह किए जा सकते हैं, तो आप कुछ चेंज के लिए इसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।